Audio Jungle. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सीएनए नर्सिंग एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। पता है ये सबसे कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है। अब इसमें होता क्या है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में क्या है, ये एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है विच कंसिस्ट हार्ट एंड द ब्लड वेसल्स। ठीक है, अब उसका मेन फंक्शन क्या होता है, हार्ट का मेन फंक्शन क्या होता है, वो पंप करता है ब्लड को और क्या करता है, ऑक्सीजन डिलीवर करता है बॉडी की पूरी बॉडी में और वहां से क्या लेता है, CO2। सो ये इसका मेन फंक्शन है। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हार्ट। तो सबसे पहले हार्ट के बारे में जानते हैं। तो एवरेज अडल्ट ह्यूमन हार्ट का वेट कितना होता है, 250 ग्राम से 350 ग्राम। और ये कहाँ लोकेट होता है, मीडियास्टिनम में, पर थोड़ा सा टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड होता है। हार्ट में जो होता है 3 लेयर्स होती है हार्ट की। क्या होती है उसकी 3 लेयर्स, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। एपिकार्डियम जो होती है आउटर मोस्ट लेयर होती है, मायोकार्डियम बीच वाली होती है और अंदर वाली लेयर कौन सी होती है, एंडोकार्डियम। अब ये जो हार्ट है ये किस में कवर होता है, पेरिकार्डियल सैक में होता है। पेरिकार्डियल सैक की भी 2 लेयर्स होती हैं, एक पेराइटल पेरिकार्डियम और एक विसरल पेरिकार्डियम। पेराइटल पेरिकार्डियम है ना, वो बाहर वाली लेयर होती है जो किससे अटैच होती है, जो हमारा हार्ट होता है आगे से स्टर्नम से अटैच होता है, पीछे से थोरेसिक वर्टिब्रा से अटैच होता है और नीचे से डायफ्राम से अटैच होता है। तो पेराइटल लेयर इसकी अटैच होती है और जो विसरल लेयर होती है वो अंदर की तरफ अटैच होती है। इसके बीच में जो पेरिकार्डियल स्पेस होता है उसमें 5 to 20 ml जो होता है पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है। वो किस लिए होता है, ताकि वो स्पेस में रहता है और कुशन प्रोवाइड करता है हमारे हार्ट को। अब देखते हैं हार्ट के चैम्बर्स और वॉल्व्स को। हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं, 2 एट्रियम और 2 वेंट्रिकल्स। और हार्ट के 4 ही वॉल्व होते हैं, 2 एट्रोवेंट्रिकुलर वॉल्व होते हैं, देखो एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। ये इसको ट्राइकिस्पिड वॉल्व कहते हैं, इसको बाइकिस्पिड बोलते हैं, इसको मिट्रल वॉल्व भी कहते हैं। ठीक है, और इसके 2 सेमिलूनर वॉल्व भी होते हैं, जिसको ये पल्मोनिक वॉल्व है क्योंकि यहाँ से वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी जाती है, और इसको आयोटिक वॉल्व भी कहते हैं। ये भी सेमिलूनर है बट यहाँ से आयोटा के ओपनिंग पे ही खुलते हैं, तो आयोटिक वॉल्व है। तो ये 4 वॉल्व्स होते हैं और चैम्बर्स होते हैं हार्ट में। अब देखते हैं कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट। इसको नेचुरल पेसमेकर्स भी कहते हैं हार्ट का। तो इसके मेन 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। देखो, एसए नोड होता है, साइनोएट्रियल नोड, एवी नोड दैट इज एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, बंडल ऑफ हिस और पुरकेंजी फाइबर्स। अब ये कैसे वर्क करता है, ये क्या करते हैं कि जो हार्ट में इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जनरेट करते हैं। देखो ये एसए नोड है, ये सुपीरियर वेना कैवा जहां आती है ना बॉडी में, वहां पे होता है ये यहाँ से इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जनरेट करती है। यही कहाँ पे जाता है, एवी नोड पे। एवी नोड क्या करता है, थोड़ा सा इसको हल्का सा स्लो करता है ताकि आराम से ये जो एट्रियम है इससे वेंट्रिकल्स में ब्लड चला जाए। उसके बाद ये बंडल ऑफ हिस के थ्रू ये पुरकेंजी फाइबर्स है और वेंट्रिकल्स पे एकदम से इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस करते हैं और स्ट्रॉन्ग प्रेशर से, ताकि ब्लड यहाँ से पूरी बॉडी में स्प्रेड हो जाता है। यहाँ से कहाँ जाता है, पल्मोनरी आर्टरीज में, यहाँ से कहाँ जाता है, आयोटा में। तो ये यहाँ से पुश करवाते हैं इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस के थ्रू। ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट करता है हमारा हार्ट थ्रू कंडक्शन सिस्टम। अब इसमें एक और चीज है, जब एसए नोड जब इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जनरेट करती है तो कितनी 60 to 100 बीट्स पर मिनट आती है। ठीक है, जब अगर इन केस ये फेल हो जाता है तो एवी नोड इसका वर्क ले लेती है और ये कितनी करती है 40 to 60 बीट्स पर मिनट। पर अगर ये भी वर्क नहीं करता है तो लास्ट में पुरकेंजी फाइबर्स कितना करते हैं, सिर्फ 20 to 40 बीट्स पर मिनट। वो भी ट्राई करते हैं। ये सारे क्या काम करते हैं कि एटलीस्ट हार्ट जो है प्रेस हो सके, कंडक्शन उसमें हो सके, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी हो सके। ये सब काम करते हैं अपना अपना। नॉर्मली ऐसे चलता है, इन केस कुछ भी फेल होता है तो भी अपना 100% देने की ट्राई करते हैं। वैसे वो पूरा नहीं होता, स्टिल दे आर पुटिंग एफर्ट्स। और ये सब किससे होता है, पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक नर्व फाइबर्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अभी तक हमने देखा हार्ट का स्ट्रक्चर। अब उसमें ब्लड सप्लाई कौन करता है, तो हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है कोरोनरी आर्टरीज। ये भी 2 होती हैं, राइट मेन कोरोनरी आर्टरी और लेफ्ट मेन कोरोनरी आर्टरी। जो लेफ्ट वाली होती है इसके 2 पार्ट्स होते हैं, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी और दूसरी सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। अब ये कहाँ कहाँ ब्लड सप्लाई करती है वो मैं दिखाती हूँ। देखो, जो ये राइट कोरोनरी आर्टरी है ये राइट है और ये लेफ्ट वाली है। ठीक है,
अब ये जो राइट कोरोनरी आर्टरी है ये कहाँ कर रही है, जो राइट वाले पूरे हिस्से में कर रही है, राइट एट्रियम में, राइट वेंट्रिकल में। यहाँ पे एसए नोड होता है, उसको एसए नोड, एवी नोड्स इनको देती है, प्लस देखो ये पीछे की तरफ भी गई है, तो पीछे से ये किसको कर रही है, जो ये लेफ्ट वेंट्रिकल है इसके इंफीरियर नीचे वाले पार्ट को भी राइट आर्टरी ही देती है, राइट कोरोनरी आर्टरी ही ब्लड सप्लाई करती है, प्लस जो पोस्टीरियर पार्ट है सेप्टम का उसको भी राइट कोरोनरी आर्टरी ब्लड सप्लाई करती है। अब देखते हैं लेफ्ट में मेन कोरोनरी आर्टरी कहाँ कहाँ ब्लड सप्लाई करती है। जो इसका ये एंटीरियर लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग है ये किसको करती है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल को करती है, सिर्फ लेफ्ट वेंट्रिकल के जो एंटीरियर पार्ट होता है उसको ब्लड सप्लाई करती है, ठीक है। और जो सर्कमफ्लेक्स है, सर्कमफ्लेक्स कोरोनरी आर्टरी है, ये लेफ्ट एट्रियम को करती है, और ये देखो पीछे भी घूमी हुई है, तो ये जो पोस्टीरियर पार्ट है लेफ्ट वेंट्रिकल का उसको भी करती है। तो इसमें इस सारे में देखो जो लेफ्ट वेंट्रिकल है इसको 3 आर्टरीज ब्लड सप्लाई करती है। क्वेश्चन भी आ सकता है कौन कौन सी, ये कोरोनरी भी कर रही है, नीचे से आगे से कौन कर रही है, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग, और पीछे से कौन कर रही है, सर्कमफ्लेक्स। तो ये तीनों मिलके इसको सप्लाई करती है, ठीक है। और ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग है वो सिर्फ किसको करती है, लेफ्ट वेंट्रिकल को, इसके अलावा ना वो एट्रियम को देती है ना इधर की तरफ देती है, वो सिर्फ यही ब्लड सप्लाई करती है। नेक्स्ट टॉपिक है हार्ट साउंड। अब हार्ट साउंड में होता है हमारा फर्स्ट हार्ट साउंड जिसको S1 कहते हैं, इसको सिस्टोलिक भी कहते हैं। तो ये कहाँ पे सुनाई देती है, जब एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व क्लोज होता है तो ये साउंड आती है, और कहाँ पे, एपेक्स ऑफ द हार्ट की, और ये कैसी साउंड प्रोड्यूस करती है, लब। जो सेकंड हार्ट साउंड होती है S2, वो डायस्टोल भी कहते हैं उसको, और ये कहाँ पे, सेमिल्यूनर वॉल्व जब क्लोज होता है तब आती है, और ये कहाँ पे सुनती है, बेस ऑफ द हार्ट पे। इसकी साउंड कैसी आती है, डब। तो जो नॉर्मल हमारे हार्ट की साउंड होती है वो ये दो ही होती है, S1 और S2। देखो जैसे ये S1 साउंड है, ये S2 है, तो कैसी साउंड आती है जब भी हम ऑस्कल्टेट करते हैं, लब डब लब डब लब डब, दिस इज नॉर्मल, ठीक है। जब ये साउंड आती है, इसमें दो चीजें और होती हैं, एक होती है S3, एक S4, ये दो चीजें हमें दिखाई दे रही है, ये क्या होती हैं, नॉर्मली सिर्फ क्या सीक्वेंस बनती है, S1 S2 S1, ये नॉर्मल हार्ट रेट के लिए होती है। पर अब जो थर्ड हार्ट साउंड होती है दैट इज S3, इसको हम वेंट्रिकुलर गैलप भी कहते हैं। ये कब होती है, जब एकदम से वेंट्रिकुलर फिल हो जाए, ठीक है, उसकी वजह से जो वेंट्रिकल्स हैं वो डिस्टेंडेड हो जाते हैं, और जो पेपिलरी मसल्स हैं उनमें टॉटनिंग हो जाती है। ये कहाँ पे सुनाई देती है, एपेक्स ऑफ द हार्ट। सिर्फ जो हमारी S2 होती है वो बेस ऑफ द हार्ट पे सुनाई देती है, बाकी तीनों साउंड्स अगर प्रेजेंट हो, वैसे तो S1 और S2 ही प्रेजेंट होती है, स्टिल S1 S3 और S4 तीनों एपेक्स ऑफ द हार्ट पे ही सुनाई देती है। ये जो S3 साउंड है ये फिजियोलॉजिकल भी हो सकती है और पैथोलॉजिकल भी हो सकती है। फिजियोलॉजिकल किन कंडीशन में, फिजियोलॉजिकल का मतलब होता है कि ये नॉर्मल कंडीशन, ऐसे नहीं है कि अगर ये S3 प्रेजेंट है तो बीमारी ही है, 100% ऐसे नहीं होता, कई बार नॉर्मल होती है। ये किन कंडीशंस में नॉर्मल होती है, अगर बच्चा है, अगर प्रेग्नेंट वूमेन है, या फिर कोई अडल्ट है 30 ईयर से कम एज का, तो उन कंडीशंस में S3 प्रेजेंट हो सकती है। और पैथोलॉजिकल किन कंडीशंस में होती है, अगर कार्डियक मायोपैथी है, आयोटिक और मिट्रल रीगर्जिटेशन है, या फिर कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस है। और जब ये होती है तो कैसी साउंड प्रोड्यूस करती है, कैन टक वाई, कैन टक वाई। और ये एक बार प्रीवियस स्लाइड दिखाओ एक बार, देखो जैसे S1 S2 ये इमीडिएटली S2 के बाद आती है, S3 S1 S2 S3, तो ये जो साउंड है लब डब की वो नहीं आती, कैन टक वाई ऐसी साउंड आती है अगर S3 प्रेजेंट होती है। अब हम S4 देखते हैं। जो फोर्थ हार्ट साउंड होती है यानी कि S4, उसको हम क्या कहते हैं, एट्रियल गैलप। उसको क्या कहते थे, वेंट्रिकुलर गैलप, इसको एट्रियल गैलप। ये क्यों होती है, जब वेंट्रिकल्स की स्ट्रेचिंग कम हो जाती है या फिर डायस्टोल डिसफंक्शन होता है। ये सेम एपेक्स ऑफ द हार्ट पे फील होती है और हमेशा पैथोलॉजिकली होती है, ये कभी भी फिजियोलॉजिकल नहीं होती। किन कंडीशंस में प्रेजेंट होती है, जैसे हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी,
सिस्टमिक हाइपरटेंशन, और इससे कौन सी साउंड प्रोड्यूस होती है, टेनिस से, टेनिस से, टेनिस से ऐसे। और ये कहाँ पे होती है, देखो ये जैसे S3 S2 के बाद प्रेजेंट होती थी, ये S1 से पहले ही प्रेजेंट होती है, पहले S4 S1 S2 S4 S1 S2। तो ये इस तरह हमारी वेव इससे हर्ट साउंड बनती है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट हर्ट बीट। हर्ट साउंड क्लियर हो गया। अब हर्ट रेट, हर्ट रेट का क्या है, हमारी जो नॉर्मल साइनस हर्ट रेट होती है दैट इज 60 to 100 बीट्स पर मिनट, दैट इज नॉर्मल। अगर उससे ज्यादा होती है, 100 से ज्यादा होती है तो साइनस टैकीकार्डिया होती है, अगर उससे कम है तो साइनस ब्रेडिकार्डिया, 60 से कम है तो। अब हर्ट का ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। तो ये क्या करता है, इसमें जब स्टिमुलेशन होते हैं सिंपैथिक नर्व फाइबर्स को, तो न्यूरोट्रांसमीटर नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज होता है। उसकी वजह से क्या होता है कि जो हर्ट रेट है वो इंक्रीज हो जाती है, जो हमारा एवी नोड्स के वहां पे कंडक्शन है वो भी इंक्रीज हो जाता है, जो एट्रियल वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाती है, पेरिफेरल वैसोकंस्ट्रिक्शन हो जाती है, जब वहां पे होता है तो प्रेशर कम हो जाता है। डिक्रीज करने के लिए सिंपैथेटिक नर्व फाइबर्स वर्क करती हैं ब्लड प्रेशर को। जो पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर्स हैं ये क्या रिलीज करती हैं, न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलाइन। ये क्या करता है, ये डिक्रीज उसके बिल्कुल अपोजिट करता है, जैसे हार्ट रेट को डिक्रीज करता है, जो एट्रियोवेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्टिलिटी होती है उसको कम कर देते हैं, ठीक है, और इंक्रीज कर देता है प्रेशर। तो ऐसे ये दोनों काम करते हैं, जैसे ही इंक्रीज करना है डिक्रीज करना है प्रेशर, ये आपस में काम करते रहते हैं कि कब सिंपैथेटिक ने काम करना है, कब पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स ने काम करना है, इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है, अकॉर्डिंगली वो अपना काम करते रहते हैं। अब ब्लड प्रेशर, हमारी बॉडी में जो ब्लड प्रेशर है वो कैसे कंट्रोल होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे देखो जब भी एट्रियल प्रेशर इंक्रीज होता है तो ये कौन किसको स्टिमुलेट्स करता है, बैरोरिसेप्टर्स को। बैरोरिसेप्टर्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये ना बहुत ज्यादा इससे जैसे ही एट्रियल प्रेशर में चेंजेस होते हैं तो ये एकदम से स्टिमुलेट हो जाते हैं। ये क्या करते हैं कि जो आर्टेरियल प्रेशर है और हार्ट रेट है उसको कम कर देते हैं और वैसोकंस्ट्रिक्शन कर देते हैं। वैसोकंस्ट्रिक्शन मतलब थोड़ा सिकोड़ देते हैं। जब वहां से वैसोकंस्ट्रिक्शन होगी तो एकदम से हार्ट रेट इंक्रीज होनी शुरू हो जाएगी। तो उसके रिस्पॉन्स में जो स्ट्रेच रिसेप्टर रिस्पॉन्स है ये एक्टिवेट हो जाता है, मतलब बॉडी को सिग्नल, नर्व्स को, ब्रेन को सिग्नल जाता है कि हाइपोवोलीमिया हो जाता है, हो गया। तो हाइपोवोलीमिया होएगा तो क्या करेगा, बॉडी एकदम से वैसोकंस्ट्रिक्शन करेगी, तो हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगी और ब्लड वेसल जैसे कंस्ट्रिक्ट होएगी हार्ट रेट इंक्रीज हो जाती है। उसकी वजह से क्या होता है, ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज हो जाता है और बॉडी में हाइपरवोलीमिया हो जाती है, क्योंकि हमने जो बॉडी से उसको एकदम से कंस्ट्रिक्शन कर दिया है तो फ्लूइड की क्वांटिटी बढ़नी शुरू हो जाती है। नेक्स्ट स्लाइड। तो उसके बाद क्या होता है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन है जो वैसोप्रेसिन, वो भी बीपी को इनडायरेक्टली अफेक्ट करता है। कैसे, जैसे इंक्रीज ब्लड, वो भी ब्लड वॉल्यूम बढ़ाता है। कैसे, डायूरेसिस मतलब पानी को बॉडी से बाहर निकालना, एंटी मतलब वो निकलने नहीं देता। जब निकलने नहीं देगा तो बॉडी की जो ब्लड वॉल्यूम है वो इंक्रीज होने लग जाती है। तो जैसे ही ब्लड वॉल्यूम बॉडी में सफिशिएंट हो जाती है तो एडीएच कम होने शुरू हो जाता है। जैसे एडीएच कम होगा डायूरेसिस दोबारा से शुरू हो जाती है, ठीक है। तो ये प्रोसेस ऐसे ही चलता है, जैसे ही बॉडी में बीपी लो होने लग जाता है एडीएच सिक्रीट होता है और हमारी बॉडी में वॉल्यूम इंक्रीज होने लग जाती है, ब्लड वॉल्यूम जैसे इंक्रीज होती है बीपी स्टेबल होता है, डायूरेसिस उसके बाद जो एडीएच है वो कम रिलीज होता है और डायूरेसिस स्टार्ट हो जाता है और बीपी कम होने लग जाता है। तो ये प्रोसेस रिपीट होता रहता है। इसी तरह बीपी मेंटेन करने के लिए, नेक्स्ट स्लाइड, ये रेनिन एंजाइम भी होता है, ये किडनी का एक एंजाइम है, ये एक पोटेंट वैसोकंस्ट्रिक्टर है, ये भी बीपी इंक्रीज करने में हेल्प करता है। कैसे करता है कि जो रेनिन है ये कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में, और एंजियोटेंसिन 1 किस में कन्वर्ट होता है, 2 में, लंग्स में जाके। तो ये क्या करता है, ये स्टिमुलेट कर देता है एल्डोस्टेरोन को, और एल्डोस्टेरोन का काम क्या है, ये वाटर और सोडियम रिटेंशन करता है बॉडी में। जब वाटर और सोडियम रिटेंशन होएगा तो जो ब्लड वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाएगी, बीपी इंक्रीज हो जाएगा। ये काम होता है इसका एल्डोस्टेरोन का, इसकी वजह से ब्लड वॉल्यूम और बीपी इंक्रीज हो जाते हैं। अब हम देखते हैं हार्ट कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट चीज, दैट इज सर्कुलेशन।
ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टमिक सर्कुलेशन। देखो अब मैं डायग्राम से आपको इसको समझाती हूँ। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन, बाद में पूरा मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। सबसे पहले जो पूरी बॉडी से ब्लड आता है इंफीरियर और सुपीरियर वेना केवा से, जो हमारा इम्प्योर ब्लड होता है या डीऑक्सीजनेटेड, मतलब जिसमें ऑक्सीजन की क्वांटिटी कम होती है, तो वो यहाँ से इंफीरियर वेना केवा आती है, यहाँ से सुपीरियर वेना केवा। ये जो ब्लू कलर दिखाया हुआ है दिस इज फॉर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये कहाँ जाता है, यहाँ से देखो राइट एट्रियम में जाता है, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाता है, और राइट वेंट्रिकल से देखो ये यहाँ से ये ब्लू कलर जा रहा है, ये यहाँ से जो जा रहा है ये पल्मोनरी आर्टरी है। एक क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट बनता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि कौन सी बॉडी में एक लोती आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, दैट इज पल्मोनरी आर्टरी। और कौन सी वेन है जो बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, दैट इज पल्मोनरी वेन। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आता है, तो दिमाग में रखना है, बस यही एक आर्टरी ऐसी है। तो हम कहाँ आ गए थे, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ये लंग्स में जाता है। लंग्स में क्योंकि हम जब ब्रीद इन करते हैं तो हमारा ऑक्सीजन लंग्स में भरा होता है, तो वहां पे जो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये क्या कैरी कर रहा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो लंग्स में जाके वहां पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, ये ऑक्सीजन ले लेता है और CO2 छोड़ देता है, जिसको हम एक्सपेल आउट कर देते हैं ब्रीदिंग के थ्रू। ठीक है, अब ये सारा जब इसने ऑक्सीजन ले लिया तो ये प्योर ब्लड हो गया, यानी कि ऑक्सीजन ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। यहाँ से ये कहाँ आता है, लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से कहाँ जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से आयोटा के थ्रू ये फुल बॉडी में स्प्रेड हो जाता है, मतलब पूरे बॉडी ऑर्गन्स को देता है ये ब्लड, और फिर हर जगह से यहाँ पे ऐसे एक्सचेंज होता है। अब एक्सचेंज कैसे होता है, ये आर्टरीज हैं जो प्योर ब्लड कैरी करती हैं, जो इम्प्योर होता है दैट इज वेन। जब ये आगे फर्दर डिवाइड होती है दैट इज आर्ट्रियोल्स, और ये क्या है, वेन्यूल्स। और यहाँ पे एक्सचेंज एक्चुअली कहाँ पे होता है, कैपिलरीज के बीच में। तो यहाँ पे ये बॉडी को क्या ऑक्सीजन दे देता है, और जितना भी बॉडी के पास CO2 होता है उसको ले लेता है, और ये प्रोसेस वापस हार्ट आता है, पंपिंग करता है, लंग्स में जाता है, और ऐसे घूमता रहता है। तो इसमें दो मैंने टाइप ऑफ सर्कुलेशन बताया, जो हार्ट से लेके लंग्स में ये जो जा रहा है दिस इज पल्मोनरी सर्कुलेशन, और जो यहां से पूरी बॉडी में जा रहा है दिस इज सिस्टमिक सर्कुलेशन ऑफ द हार्ट। ठीक है, अब इसमें एक और चीज भी आती है, साइकिल, हार्ट साइकिल। हार्ट साइकिल जो होती है 0.8 सेकेंड की होती है, और ये कितनी होती है, देखो जितने में हमारे ये दोनों इनमें ब्लड आया, एक बार में एट्रियम ओपन होते हैं और एक बार में वेंट्रिकल्स होते हैं। जब ये इस प्रोसेस में आते हैं और जाते हैं, इस सारे प्रोसेस में 0.8 सेकेंड लगती है, ये हमारी कार्डियक साइकिल है। ये भी एक इंपॉर्टेंट है कि 1 कार्डियक साइकिल में कितना टाइम लगता है, 0.8 सेकेंड। ठीक है, तो ये हमारा सिस्टम हो गया। ये ऑलमोस्ट हार्ट का सारा एस्पेक्ट मैंने कवर किया है, हार्ट का या हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम आप कह लो। और अब मैं इससे नेक्स्ट वीडियो में आपको डायग्नोस्टिक टेस्ट के बारे में बताऊंगी। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो प्लीज मुझे मैसेज कीजिए, और फॉलो और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, CNA नर्सिंग अकेडमी। थैंक यू।